क्या समझते हैं आप क्लाउड कंप्यूटिंग से? अभी देखो ना, तो हम बात कर रहे हैं AWS की, ना तो हम बात कर रहे हैं Azure की, ना तो हम बात कर रहे हैं गूगल क्लाउड की। हम एक बेसिक टर्म की बात कर रहे हैं, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आपके अकॉर्डिंग क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या है? मेरी डेफिनेशन देखो, मैंने बोला हमने लिखा कि सर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT रिसोर्सेज वाया इंटरनेट। किसकी डिलीवरी की बात कर रहा है? यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ ऐसी बात करूँ, किसकी बात कर रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होगा सिंपल सी लैंग्वेज में? बोलते हैं ऑन डिमांड, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग डिलीवरी की जाएगी। किसकी? IT की रिसोर्सेज की वाया, और उसके लिए एक मॉडल यूज किया गया है, दैट इज पे एज यू गो प्राइस। बोलते हैं कि लो कॉस्ट सॉल्यूशन है वो IT रिसोर्सेज। सर ये कौन सी IT की रिसोर्सेज की बात कर रहा है जिनको मेरे को क्या करना है? बाय इंटरनेट एक्सेस करना है। देखो ना, बोल, ये तो सिंपल सी बात बोल रहा है कि मैं तो क्या कर रहा हूँ, IT के रिसोर्सेज की ऑन डिमांड आपको डिलीवरी दे रहा हूँ। ठीक है, बट ये कौन से IT के रिसोर्सेज की बात कर रहा है? तो IT के रिसोर्सेज की जब अगर मैं बात करूँ, कौन सी IT के रिसोर्सेज की ये बात कर रहा है, तो सबसे पहले IT के रिसोर्सेज में जिनको हम वाया इंटरनेट एक्सेस करेंगे, मैंने बोला सर मेरे को क्या चाहिए? CPU सर्विस चाहिए। आपको कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रोग्राम रन करना है तो सबसे पहले आपको किस चीज़ की नीड होती है? सिस्टम की नीड होती है ना, कंप्यूटर की नीड होती है। कोई भी आपको कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है नेटवर्क के अंदर, कोई भी सर्विस आपको डिप्लॉय करनी है नेटवर्क के अंदर, तो आपको सबसे पहले किस चीज़ की नीड रहती है? आपको सिस्टम की नीड रहती है। तो यहाँ पे जो कंप्यूट सर्विस है, कंप्यूट सर्विस से इसका मतलब आपका सिस्टम से, एक सर्वर से, जिसका अपना क्या होगा? जिसका अपना जिसका अपना इसके अपने क्या होंगे? अपने अलग अलग कंपोनेंट होंगे। लाइक उसका अपना स्टोरेज होगा, उसका अपना जो है वो हार्ड डिस्क होगा, उसका अपना जो है IP एड्रेस होगा, उसका अपना जो है वो सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, है ना? दैट इज कंप्यूट सर्विस ना। सेकंड वन आपने बोला सर बस ऑपरेटिंग सिस्टम। सर मेरे को डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस सर्वर भी चाहिए। डेटाबेस डेटाबेस इंजन भी चाहिए। हमने बोला सर हमारे को स्टोरेज की नीड भी रहेगी। मैंने बोला सर मेरे को बैकअप डिवाइसेस भी चाहिए। मैंने बोला सर मेरे को नेटवर्क डिवाइसेस भी चाहिए। मैंने बोला सर मेरे को जो है वो नेटवर्क के बाद और नेटवर्क डिवाइसेस भी चाहिए। हमने बोला सर हमारे को SEC सिक्योरिटी डिवाइसेस भी चाहिए। हमने बोला सर हमारे को जो है वो अपना सिक्योरिटी की डिवाइसेस होगी, नेटवर्क डिवाइसेस होगी, बैकअप स्टोरेज, आपको कभी अपडेट भी चाहिए, अपडेटेशन भी चाहिए, कभी पैच लगाने की नीड भी होती है। ऐसी बहुत सारी ये वो रिसोर्सेज है। नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर राउटर चाहिए, स्विच चाहिए, है ना? आपको सिक्योरिटी डिवाइसेस में आपको फायरवॉल्स की नीड पड़ जाती है, अपडेटिंग के लिए भी सर्वर चाहिए, कभी पैचिंग भी लगानी है। डेटाबेस सर्वर भी चाहिए, डेटाबेस इंजन भी चाहिए, LB लोड बैलेंसर भी चाहिए, IP एड्रेस भी चाहिए। ये वो सारे IT के रिसोर्सेज हैं जिनको क्या
क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू जिनकी ऑन डिमांड डिलीवरी है, क्लाउड कंप्यूटिंग इन्हीं चीजों की तो ऑन डिमांड डिलीवरी दे रहा है हमारे को। ये वो आईटी की लिखा ना इसने आईटी रिसोर्सेज, ये वही आईटी रिसोर्सेज है जिनकी ऑन डिमांड डिलीवरी हमारे को मिल रही है बाय इंटरनेट। अब मेरे पास फिजिकल नहीं है, ये मेरे लिए वर्चुअलाइज्ड है, बट बैकएंड में कहीं ना कहीं तो फिजिकल होंगे, किसी न किसी बैकएंड फिजिकल डिवाइस के ऊपर तो कॉन्फ़िगर्ड होंगे। मेरे लिए वर्चुअलाइज्ड है ये सारा एनवायरनमेंट, मेरे को वर्चुअली दे रहा है, बट बैकएंड में उसके डेटा सेंटर में कहीं ना कहीं तो ये फिजिकल होंगे जहां से मेरे को ये रिसोर्स एक्सेस करने को मिलेगा। मैं नेटवर्क डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस मतलब मैं अपना डेटा स्टोर कर रहा हूँ, तो स्टोर करने के लिए बैकएंड में कोई तो कोई फिजिकल तो होगा। मेरे लिए तो ठीक है वर्चुअलाइज्ड है, बट बैकएंड में कहीं ना कहीं हार्डवेयर यूटिलाइजेशन हो ही नहीं है। मैं अपनी कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहा हूँ तो बैकएंड में कोई ना कोई फिजिकल मशीन बनी होगी ना, जहाँ से मेरे को हार्डवेयर पूरा यूज करने को मिल रहा है, स्टोरेज मिल रही है, प्रोसेसिंग मिल रही है, मेमोरी मिल रही है, प्रोसेसिंग मिल रही है। तो ये वो सारे के सारे क्या हैं, आपके आईटी के रिसोर्सेज हैं जिनको मैं बाया इंटरनेट, अब बाया इंटरनेट मतलब आपके लिए वर्चुअलाइज है, बट बैकएंड में कहीं ना कहीं वो फिजिकल, कहीं ना कहीं वो फिजिकल स्पेस अपना कवर कर रहे हैं। अब यहीं से निकल के आएगा वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट। अच्छा ठीक है, बोलता है तुमने तो इन डिवाइस इन सारे के सारे आईटी के रिसोर्सेज को क्या कर लिया, बाया इंटरनेट एक्सेस कर लिया, ठीक है, बाया इंटरनेट तो आपने एक्सेस कर लिया, लेकिन आप उसके लिए क्या पे कर रहे हो? देखो फ्री तो कोई नहीं दे रहा ना इनको, पे करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए इसने क्या बोला है, उसने बोला कि मैंने इसके लिए एक मॉडल बनाया हुआ है, और उस मॉडल को मैं क्या नाम देता हूँ, पे एज यू गो प्राइसिंग। अब पे एज यू गो का मतलब क्या होता है सर? पे एज यू गो का मतलब दो चीजों से मैं यहाँ पे लूंगा। पे एज यू गो का कंसेप्ट जो है हम यहाँ पे दो चीजों से लेंगे। पहला टाइम ड्यूरेशन, और जो है आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन वाली बात है, कैसे भी आप इसका आंसर दे सकते हो। टाइम ड्यूरेशन कि आपने कौन सी सर्विस कितने टाइम के लिए यूज की। आपने बोला सर मैंने उससे कंप्यूटर सर्विस यूज की है, या आपने बोला सर मैंने क्या किया है, मैंने जो है अपना एक स्टोरेज उससे परचेज किया, और स्टोरेज मैंने जो है परचेज किया वो 1 मंथ के लिए किया है, मैंने 1 मंथ के लिए उसे क्या किया, स्टोरेज लिया। तो 1 मंथ की कॉस्ट क्या है जो उसने डिफाइन करके रखी है, उसका जो फिक्स प्राइस है पर मंथ का, उसके हिसाब से चार्ज। या फिर आपने दूसरे वे में बोला कि सर मैंने सिर्फ 10 दिन के लिए इसका यूज किया। अब मैंने ये नहीं बोला, मैंने उसको फिक्स नहीं बता के रखा है कि मैंने आपसे 1 मंथ के लिए लेना है, मैंने आपसे 2 मंथ के लिए लेना है। मैंने बोला 10 GB मैंने आपका जो है स्टोरेज स्पेस यूज किया है, और कितने दिन यूज किया, 10 दिन। तो 1 मंथ की जो कॉस्ट है उसके हिसाब से जो 10 दिन की डिडक्शन बनेगी उसकी, वो आपका दैट इज कौन सी सर्विस को आपने कितना टाइम और कितनी यूटिलाइजेशन के साथ उसको, दैट इज पे एज यू गो। तो उसका जो फिक्स चार्ज है उसके हिसाब से जितना टाइम आपने और जितनी लिमिट के साथ आपने उसको यूज किया उसके हिसाब से आपको चार्जेस बना के दे देगा, दैट इज पे एज यू गो। और यही चीज है आपका, बोलता है आपका ये एक लो कॉस्ट सॉल्यूशन है आईटी के रिसोर्सेज। अब सर यहाँ पे एक चीज, या आप ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे एक बात आती है सर, आपको ये सारे के सारे जितने भी ये आईटी के रिसोर्सेज हमने लिखे, इन सबको वाया इंटरनेट एक्सेस करने की नीड पड़ी क्यों? क्या मेरे पास ऑन प्रेमिसेस नहीं ऑन प्रेमिसेस फिर वो प्रेमिसेस से बाहर यूज नहीं होगा, लोकल सर्वर अगर आप बनाते हैं। कैसे? लोकल सर्वर अगर बनाया है वो प्रेमिसेस में यूज हो रहा है, चाहे क्लाउड पे है नहीं है, बाहर यूज करने के लिए इंटरनेट तो चाहिए।
तो आप जब वहां से कोई रिसोर्स यूज कर रहे हो तब भी तो इंटरनेट चाहिए आपको। तो लैन पे चल जाएगा, लैन पे चल जाएगा तो कैसे? इंटरनेट पे आपका जो क्लाउड के ऊपर आपने जो कंप्यूटर सर्विस बनाई वो तो उसके डेटा सेंटर में बनी है, उसको एक्सेस उसके डेटा सेंटर से जब आप उस डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करोगे तब भी तो आपको इंटरनेट की नीड है। तो फिर मेरे को इंटरनेट से इन सब चीजों को एक्सेस करने की नीड ही क्यों पड़ी? कहने का मतलब ये क्या ये मेरे पास ऑन प्रीमिसेस नहीं थे? क्या मैं इनको ऑन प्रीमिसेस नहीं अपने एंड पे लगा सकता? नहीं लगा सकते थे। जैसे ऑन प्रीमिसेस अगर एक सर्वर रखा है, हमने प्रीमिसेस से बाहर चले गए, अब मुझे यूज करना है इसको। हाँ बिल्कुल, मैं रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ। उसके लिए इंटरनेट चाहिए ना। तो अब मेरे पास सुनिए, मैंने यहाँ पे ये मान के चलिए, अब कुछ ऐसे ले लीजिए, ये आपने बोला सर ये आपका CSP है, ये आपका CSP है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जिसको कहेंगे, और आप यहाँ पे हो, ये आपने बोला सर मेरे को आपके पास क्या करना है, ये इसका एक कंप्यूटर रिसोर्स है। ये क्या है? इसका कंप्यूटर रिसोर्स है, जो इसका सर्वर है बैकएंड में, उसके डेटा सेंटर का जो सर्वर है। यहाँ पे आपने अपने लिए एक VM बना के रखा है। आप तो यहाँ पे हो, आप वाया किसके कनेक्टेड हो? क्लाउड से, वाया इंटरनेट। आप उसके साथ वाया इंटरनेट कनेक्टेड है। आपने बोला सर मेरे को यहाँ पे एक क्या बनाना है, अपना VM बनाना है। आप यहाँ पे बैठे हो ना, आपने उसको अपना क्लाउड के ऊपर जाके या Amazon के ऊपर जाके या Azure के ऊपर जाके या क्लाउड के ऊपर जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको उसकी सर्विसेज सारी लिस्ट हो गई यहाँ पे, है ना? आपने बोला सर मेरे को क्या करना है, एक VM यूज करना है, एक कंप्यूटर सर्विस यूज करनी है। आपने बोला सर मेरे को क्या सर्विस यूज करनी है? एक कंप्यूटर सर्विस यूज करनी है, एक कंप्यूटर बनाना है। उस कंप्यूटर के अंदर मेरे को जो है वो लिनक्स का OS चाहिए, 2 GB रैम चाहिए, और लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, 2 GB रैम चाहिए, 1 कोर CPU चाहिए, और 10 GB स्टोरेज चाहिए। आपने अपनी रिक्वायरमेंट ये डाल दी और आपका VM आपका मशीन यहाँ पे बन गया। मान के चलिए इस स्टोरेज के अंदर वर्चुअलाइजेशन के थ्रू कहाँ बना है, कहाँ बना? नहीं, ये यहाँ पे बना है, वो फिजिकल लोकेशन यहाँ पे है। ये बना आपका ये सारा, ये जो आपने यहाँ पे रिक्वायरमेंट बताई क्रिएट करने के लिए, ये बनी एग्जैक्ट यहाँ पे। तो सर आप तो यहाँ पे हो, आप जब इसको एक्सेस करोगे तो कैसे एक्सेस करोगे? वाया इंटरनेट ही एक्सेस करोगे इस रिसोर्स को। कहीं पे रिसोर्स कहीं पे भी है, चाहे आपको ऑन प्रीमिसेस है, चाहे आपने अपने क्लाउड के ऊपर बना के रखा है, रिमोटली एक्सेस करना है। अब मान के चलिए ये किसकी मशीन है? ये लिनक्स की मशीन है ये। तो लिनक्स की मशीन को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अब मान के चलिए जैसे ये मशीन बनी तो इस मशीन को एक पब्लिक IP मिल गया, मान के चलिए 1.1.1.1 पब्लिक IP मिल गया। आपने वो इस मशीन को यहाँ पे एक्सेस करना है, आपने यहाँ पे क्या डाला, एक कमांड यूज किया कि SSH, लिनक्स की मशीन है, SSH प्रोटोकॉल यूज होता है एक्सेस करने के लिए। आपने बोला 1.1.1.1, सीधा रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? यहाँ पे जाएगी, और ये VM किसके लिए, ये रिक्वेस्ट किसके लिए? रिमोटली एक्सेस करने के लिए। आपकी ये मशीन यहाँ पे रिमोट एक्सेस, बट ये पब्लिक IP है। पब्लिक IP ओवर नेटवर्क क्या कर रहा है? ओवर इंटरनेट काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखो इंटरनेट का यूज हो रहा है ना इस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। तो मेरे कहने का सिर्फ कंसर्न इतना था कि सर जब मेरे को ये IT का रिसोर्स, मतलब ये मशीन, क्या मैं ऑन प्रीमिसेस के ऊपर नहीं रख सकता था? मेरे को क्लाउड की नीड क्यों पड़ी इस केस में? देखो रिसोर्स तो दोनों इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस हो रहे हैं, चाहे आप वहीं पे बना लो या फिर आपके पास अपना ऑन प्रीमिसेस है, उसको कहीं अपने घर से एक्सेस करना चाहते हो तब भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करो। सही तो प्राइस आप जैसे पहले अगर डिफाइन किया PSU वाली प्राइसिंग कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और दूसरा सिक्योर होगा। अब देखो यही सब चीजें आगे पड़ेगी। अब क्लाउड के ऊपर जाने से पहले ना मेरे को यही वर्ड समझना पड़ेगा, ऑन प्रीमिसेस का मतलब क्या हो और इसके क्या ड्रॉबैक थे, तो क्लाउड पिक्चर में आया।
अब सर दो ही चीजें बिल्कुल सर। होती, देखो दो ही चीजें आएंगी, दो चीजें क्या आएंगी, ये दो ही कीवर्ड आपको यहाँ पे मिलेंगे। पहला है ऑन प्रेमिसेस, दूसरा ऑन प्रेमिसेस के बाद पिक्चर में आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। बट ऐसा क्या था कि मेरे को ऑन प्रेमिसेस छोड़ के क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर आना पड़ा। अब समझना, आपने बोला सर मेरे को अपनी कोई वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, मेरे को अपना कोई बिजनेस डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय ऑनलाइन मोड पे ले जाना है, बिजनेस ऑनलाइन मोड के ऊपर लेके जाना है, मैंने अपना फिजिकल सेटअप नहीं लगाना है। या फिर आपने बोला, अभी इतना समझो कि आपने बोला सर मेरे को अपना क्या करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है जहाँ पे मैं अपना अपना एक वेब सर्वर डिप्लॉय कर सकूँ, अपना बिजनेस। फॉर एग्जांपल आपने बोला सर मेरे को ना अपनी एक ऑनलाइन सेल परचेज कंपनी ई कॉमर्स साइट ही ओपन करनी है किसी भी तरह से। सबसे पहले आपकी नीड क्या पड़ेगी, सबसे पहले जो है आपको किस चीज़ की नीड पड़ेगी, इंफ्रा की नीड पड़ेगी। इंफ्रा मतलब सर आपने क्या किया, मतलब कुछ आपने ऐसे किया, सबसे पहले एक बिल्डिंग रेंट, एक एरिया रेंट के लिए, यहीं से कॉस्टिंग शुरू हो गई। देखो आपने बोला सर मैंने क्या किया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज किया। अब मेरे को सर अपना बिजनेस डिप्लॉय करना था, तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ा, अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना एक वेब सर्वर लगाना पड़ा। ये कौन सा सर्वर आ गया, ये वेब सर्वर आ गया। मेरा सर वेब सर्वर आ गया, एक चीज क्लियर होगी, ये मेरा वेब सर्वर आ गया। सर इस वेब सर्वर को रन करना है तो इसके ऊपर मेरे को कोई ना कोई क्या चाहिए, ओएस। पहले तो मेरे को ये इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज करना पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद मैंने अपना एक सर्वर लगाया, मान के चलिए कि रैक सर्वर लगा दिया मैंने, या एस सर्वर लगा दिया मैंने, कोई भी सर्वर यहाँ पे मैंने लगा दिया। हाँ जी, मेरे को क्या करना पड़ा, पहले मेरे को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज करना पड़ा, फिर मेरे को अपना क्या लेके चलना पड़ा, एक वेब रैक, कोई सर्वर हार्डवेयर सर्वर परचेज करना पड़ा। उसके बाद मेरे को कोई यहाँ पे एसओएस सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना पड़ा, आइदर मेरा ये लिनक्स भी हो सकता है, आइदर मेरा ये विंडोज भी हो सकता है। इसके ऊपर सर मेरे को कोई मिडलवेयर सर्वर भी यूज करना पड़ा, लाइक टॉमकैट, अपाचे या फिर आईएएस। उसके बाद सर मेरे को वेब पेज, इसके ऊपर जो मेरा डेवलपर है उससे मैंने PHP जावा HTML पाइथन कोड जो भी है मेरे पास। तब मेरा सर ये क्या हुआ, अब इस मशीन को अगर मेरे को एक्सेस करना है तो मेरे को क्या चाहिए, एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी चाहिए 1.1.1.1। और अगर मेरे को इसको क्या करना है, पब्लिकली बाहर एक्सेस करना है, मैंने इसके लिए अपना GoDaddy से या फिर किसी भी इससे जो मेरे डोमेन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनसे मैंने क्या कर लिया, एक डोमेन नेम, लाइक मैंने बोला सर मेरा ये flipkart.com हो गया, मेरा क्या बन गया, फ्लिपकार्ट। अब देखा जरा, यहीं पे बैठते बैठते flipkart.com, अब यहाँ पे ये यूजर है, कोई भी यूजर है, यहाँ पे बाहर कोई भी यूजर है, ये क्या कर रहा है सर, जब flipkart.com को एक्सेस कर रहा है तो सीधा रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रही है, इस आईपी के पास, और ये आपका यहाँ पे ये ऐसे एक्सेस हो रहा है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का जो भी पेज है, यहाँ पे तो सिर्फ आपका वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है जिसके अंदर आपके सारे के सारे कंटेंट लिस्टेड है, जो आपने कंटेंट उसके अंदर डाला है। अब फ्लिपकार्ट क्या है, ई कॉमर्स साइट है, उसके अंदर उसका कंटेंट ही होगा, कंटेंट में क्या होगा, उसके प्रोडक्ट्स। बट जब कोई यूजर उस प्रोडक्ट के लिए क्वेरी कर रहा है, भाई मेरे को ये परचेज करना है, इसका प्राइस क्या है, कब पहुंचेगा, ये सारी चीजों के लिए क्वेरी कर रहा है, तो क्वेरी रिजॉल्व करना क्या वेब सर्वर का काम है। बैकएंड में मेरे को क्या चाहिए, डेटाबेस सर्वर। क्वेरी रिजॉल्व करना किसका काम है, डीबी। सर वेबसाइट लॉन्च करनी थी तो मेरे को क्या करना पड़ा, डेटाबेस भी यूज करना पड़ा, और जैसे ही मैंने ये डेटाबेस सर्वर लगाए मेरे को इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी देना पड़ा, ठीक है जी। इसके लिए मेरे को एक प्राइवेट आईपी भी यूज करना पड़ा, क्या प्राइवेट आईपी मैंने यहाँ पे लिया 10.1, और इस सर्वर का आईपी हो गया 10.0.0. नेटवर्किंग भी हो गई, कम्युनिकेशन भी हो गया,
अब कोई भी यूजर जब क्वेरी कर रहा है, कोई भी यूजर किसी प्रोडक्ट के लिए क्वेरी कर रहा है, तो वेब सर्वर तो उसको पूरी लिस्ट दे रहा है, लेकिन जब क्वेरी कर रहा है तो क्वेरी कहाँ पे जाके हैंडल हो रही है? डेटाबेस से। किसी ने किसी प्रोडक्ट के लिए क्या कर दिया है, ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो ऑर्डर कहाँ पे स्टोर होगा? डेटाबेस में जाके। अब डेटाबेस के अंदर तो ठीक है स्टोर होगा, लेकिन डेटाबेस के लिए भी क्या चाहिए? बैकएंड में कोई ना कोई तो स्टोरेज चाहिए। आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ा सर? स्टोरेज यूज करना पड़ा। अब ठीक है, अब ये स्टोरेज भी इसके साथ क्या है? प्रॉपर कनेक्टेड है सर, ऐसे स्टोरेज भी इसके साथ लिंक हो गए सर। मेरा एक प्रॉपर सेटअप चल पड़ा है और नंबर ऑफ यूजर्स को एक्सेस करने का। लेकिन सर क्या होगा, इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली कभी मेरा ये सर्वर क्रैश कर गया, तो फ्लिपकार्ट जैसी, अमेजोन जैसी या कुछ ऐसी जो वेबसाइट्स हैं, उनके सर्वर अगर क्रैश कर जाए तो क्या होगा? कितना लॉस? क्या कंपनी इस चीज को कभी एक्सेप्ट करेगी? उसने बोला सर अब मेरे को क्या चाहिए, इन सब चीजों के बैकअप सर्वर भी चाहिए। एक सर्वर और परचेज करना पड़ा, बैकअप बनाना पड़ा इसका, ये बैकअप सर्वर आ गया सर। फिर तो डेटाबेस भी चाहिए, डेटाबेस का भी बैकअप रखना पड़ेगा। कहीं डेटाबेस, मेन डेटाबेस क्रैश हो गया, फिर क्या करेंगे? फिर सर प्रॉपर डेटाबेस कॉमन हो गया, स्टोरेज कॉमन हो गया, डेटाबेस अलग अलग हो गया। अब सर ये फ्लिपकार्ट इसका आईपी नहीं देगा, मेरे को एक क्या करना पड़ेगा, अलग से एक पब्लिक आईपी परचेज करना पड़ेगा। मान के चलिए मैंने यहाँ पे 10 डॉट, मैंने यहाँ पे 10.10.10 ये एक आईपी परचेज कर लिया और मैंने फ्लिपकार्ट को इसके साथ बाइंड कर दिया। फ्लिपकार्ट जो है वो किसके साथ बाइंड है मेरा? ये इस पब्लिक आईपी के साथ। अब ना ये इस मशीन का आईपी है, ना तो इस मशीन का आईपी है। ये किसका आईपी है? एक मैंने यहाँ पे लोड एलबी यूज किया, लोड बैलेंसर यूज किया, क्योंकि इस सर्वर की कैपेसिटी कितनी थी? मान के चलिए 100 यूजर की थी, इस सर्वर की कैपेसिटी भी 100 यूजर की थी, है ना? कोई फेस्टिवल सीजन आता है उस टाइम तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट ऐसी होती है जो सेल निकालती है, काफी नंबर ऑफ यूजर अनलिमिटेड इसमें क्या कर जाता है, हिट कर जाता है। सर इसकी कैपेसिटी 100 यूजर की थी, इसकी कैपेसिटी कितनी यूजर की है? 100 यूजर की है, लेकिन मेरा 250 यूजर क्या कर गया? हिट कर गया फ्लिपकार्ट को। क्या हो जाएगा? सर्वर क्रैश। मैंने यहीं पे पहले क्या लगा दिया? एलबी लोड बैलेंसर लगा दिया कि जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है सर किसी पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर ना जाए, वो सबसे पहले किसके ऊपर हिट करे? एलबी लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर उसको अपने हिसाब से राउंड रोबिन फॉर्मेट में उसको लोड को डिवाइड करे, ताकि किसी पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर क्या ना पड़े? बर्डन ना पड़े। डिवाइड करती है सिस्टम। तो अब देखो यहाँ पे सर किस किस चीज की, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बैठ रही है, इंफ्रा कॉस्ट बैठ रही है। इंफ्रा के बाद मेरे पास जो है वो फिजिकल, मैंने क्या लगाए? वेब सर्वर लगाए। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे ओएस की कॉस्ट बैठ रही है, फिर डीबी की कॉस्ट बैठ रही है। ये तो मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ। डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस इंजन जो मैंने माइस्क्ल, सिक्वल, ओरेकल या कोई भी यूज किया, मिडलवेयर सर्वर टॉमकैट या अपाचे यूज किया, ये सब चीजों की कॉस्ट। सर कभी इन सर्वर को मेरे को मेंटेनेंस पे भी ले जाना पड़ेगा, कभी इनको अपडेट भी करना पड़ेगा, कभी सर इनके ऊपर पैच भी लगाना पड़ेंगे, कभी सर मेरे को इनका बैकअप भी देना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए क्या बिठानी पड़ेगी? एक अलग से टीम भी बिठानी पड़ेगी। डेटा फिजिकल वेब सर्वर को हैंडल करने के लिए अलग टीम बैठेगी, डीबीए टीम अलग बैठेगी, डेवलपमेंट टीम अलग बैठेगी, स्टोरेज अलग बैठेगा, नेटवर्किंग डिपार्टमेंट अलग बैठेगा, सिक्योरिटी भी चाहिए वो अलग बैठेगा। सर कितनी कितनी कॉस्टिंग, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक अपने हिसाब से अपना एक डेटा सेंटर, ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर बन गया आपके पास। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बन रही है, आपका यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, बैकएंड में आपका सर्वर तो चल रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो उतना यूज हो रहा है, नेटवर्किंग टीम भी बैठी है, मेंटेनेंस टीम बैठी है,
डेटा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं, डेवलपमेंट टीम बैठी है, बाकी और चीजें तो अलग है। तो सर देखो जरा कॉस्ट कितनी है, मान के चलिए कल को आपका थोड़ा सा बिजनेस डिग्रेड हुआ तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करोगे, पूरा खत्म, क्योंकि वो तो पूरा यूटिलाइज हो रहा है आपका, और जितना यूटिलाइज हो रहा है उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, मेंटेनेंस तो करनी पड़ेगी, पैच भी लगानी पड़ेगी, अपग्रेड भी लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करेगा ही करेगा। आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 250 यूजर का बिल्ड किया था, ये कल तो मान के चलिए आपके पास 150 यूजर रह गया, 100 यूजर का जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसकी कॉस्ट कैसे आप निकालोगे, ठीक है ना। तो सर कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आ रही थी ना। अब दूसरा ये सब चीजें आपके एंड से मैनेज करनी थी, चाहे बैकअप लगाना है, चाहे पैच लगाने हैं, अपडेट करना है, मेंटेनेंस है, ये सब चीजें आपके एंड से चल रही थी। तो सर इन्हीं सब चीजों का सॉल्यूशन लेके आता है CSP। अब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या कहता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या कहते हैं सर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ये कहते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं सर आपको ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप लगाने के लिए आपको अपना वेबसाइट डिप्लॉय करना है ना, आपको अपना बिजनेस जो है वो आपको ये सारे सारे आईटी के रिसोर्सेज चाहिए ना। आप एक काम कीजिए, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर पकड़ लीजिए, चाहे आपका AWS है, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट का अज्यूर है, चाहे आपका क्या कहता है कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, कि आप सबसे पहले मेरे पास आके एक अकाउंट ओपन कीजिए, मेरे पास आके मेरे प्लेटफॉर्म पे एक अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। उस अकाउंट को जैसे ही आप क्रिएट करोगे, पर वेरिफिकेशन पर्पज में आपसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपसे अटैच करवाऊंगा। वेरिफिकेशन पर्पज के लिए मैं आपसे उस टाइम 2 रुपये डिडक्ट करूंगा, वो 72 आवर्स के बाद आपको रिफंड आएगा, ठीक है जी। जैसे ही आपने अकाउंट क्रिएट किया मेरे पास, कहाँ पे, AWS के पास, कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कहता है मेरे पास आइए अपना एक अकाउंट ओपन कीजिए। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करोगे, ये अकाउंट आपका ग्लोबल अकाउंट होगा। अकाउंट क्या होगा आपका, ग्लोबल अकाउंट होगा। अब इसको ग्लोबल अकाउंट क्यों बोला मैंने, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, मान के चलिए आपने बोला सर मेरे को AWS करेंगे, AWS के अंदर आपने अपना अकाउंट ओपन किया, बट AWS यानी अमेज़न वर्ल्ड के अंदर कितनी कंट्रीज के अंदर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बोलता है जो मेरा अकाउंट है वो तो ग्लोबल है, क्योंकि मैंने अपनी सर्विसेज को जो ऑल ओवर डिवाइड करके रखा है वो किसके बिहाफ पे, रीजन के बिहाफ पे। वर्ल्ड के अंदर मेरे नंबर ऑफ रीजन है, हर एक रीजन के अंदर, जैसे आपने बोला सर हम कौन से रीजन में आते हैं, हमें एशिया पैसिफिक रीजन में आते हैं, या फिर हम मुंबई रीजन के अंदर आते हैं, एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन। अब इस एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन के अंदर हमने अपने AZ एबिलिटी जोन, मेरे नंबर ऑफ एबिलिटी जोन है, इस मुंबई रीजन के अंदर मेरे नंबर ऑफ क्या है, एबिलिटी जोन है, और एबिलिटी जोन्स के अंदर मेरे क्या है, नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स है, और उन डेटा सेंटर्स के अंदर ये सारी सर्विसेज है। अब मान के चलिए आपने बोला सर ये मेरा, ये कौन सा रीजन है, ये मेरा सर मुंबई रीजन है। इस मुंबई रीजन के अंदर कहता है सर मेरी 1 2 और ये 3, ये आपका AZ-1 एबिलिटी जोन 1, आपका AZ-2 एबिलिटी जोन 2, और AZ-3 एबिलिटी जोन। एक रीजन के अंदर मिनिमम 3 एबिलिटी जोन तो होंगे ही होंगे कोई भी, और इन एबिलिटी जोन के अंदर
इनएविबिलिटी जोन के अंदर क्या है आपके, इनएविबिलिटी जोन के अंदर जो है आपके ये लगे हैं सर इनके क्या, एविबिलिटी जोन्स के अंदर क्या होते हैं, डेटा सेंटर्स। ये क्या है आपके, ये भी डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर। अब इन डेटा सेंटर के अंदर रिसोर्सेज हैं, लाइक जैसे किस तरह के रिसोर्सेज हैं, इसने बोला सर किस तरह के रिसोर्सेज हैं, इसने बोला सर यहाँ पे तो एक क्या है आपका, एक कंप्यूट रिसोर्स भी है, एक सर स्टोरेज रिसोर्स भी है, एक सर डीबी रिसोर्स भी है, एलबी भी है, मतलब जो हमने सारे ये डेटा सेंटर्स के अंदर है। और एक चीज ध्यान में रखना सर, ये जो आपके क्या है, ये नंबर ऑफ एविबिलिटी जोन्स है ना, हर एक एविबिलिटी जोन के अंदर मिनिमम 100 to 300 माइल का डिस्टेंस रहेगा। और डिजास्टर पर्पस, एक जगह पे डिजास्टर आ जाता है सर, मेरा डेटा दूसरी जगह सेव करना चाहिए, तो बैकअप सेंटर्स में बैकअप सेंटर अदर जोन होगा, बैकअप सेंटर नहीं बैकअप नहीं, बैकअप सबका एक दूसरे को बना सकते हो आप। आपने बोला सर मैंने अपनी कोई सर्विस क्या की है, मुंबई रीजन में क्या किया, प्लेस की है, बट मैं बैकअप सर बैकअप पर्पस, कल को मैं चाहता हूँ यार कहीं अगर डिजास्टर हो गया तो एक ही जगह होगा, 300 माइल डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो उस तरह थोड़ी भी आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने बोला सर ये आपका क्या है, एनसीआर है मान के चलिए, जिसमें आपने बोला सर नोएडा भी है, एक एविबिलिटी जो नोएडा, मैंने बोला एनसीआर एक रीजन हो गया मेरा, उस रीजन के अंदर मैंने बोला सर नोएडा भी है, गुड़गांव भी है और दिल्ली भी है। एक डेटा सेंटर मेरा कहाँ पे लगा है, दिल्ली में लगा है, एक नोएडा में लगा है, गुड़गांव में लगा है, तीनों सबके बीच में 300 माइल का डिस्टेंस। अब दिल्ली में कोई क्या होता है, डिजास्टर होता है तो सब नोएडा वाले को तो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन आपने अगर जब अपनी सर्विस कॉन्फ़िगर की थी तो आपने उसकी रेप्लिकेशन अलग एविबिलिटी जोन में भी दी थी, तो अगर वहां पे डिजास्टर होता है सर, आपका डेटा यहाँ से तो रिकवर हो सकता है ना। तो ये मेन क्या था आपको रखने का बेनिफिट था, और दूसरा जो आपका लेटेंसी रहती है उसको भी रिड्यूस करने का एक कारण है आपका। एक बैकअप ही बोल लो आप, किसी भी आप अपना जो डेटा है ना आपका, उसको आप मल्टीपल जोन में रेप्लिकेट कर सकते हो। तो मैंने बोला एक रीजन के अंदर कितने जोन है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम, इनका इनका एक नॉर्थ वर्जीनिया का सेंटर है, डेटा सॉरी रीजन है, जो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन है उसमें मैक्सिमम 6 आपके एलिजिबिलिटी जोन है, बाकी 3 4 ऐसे चलते हैं, बट मिनिमम 3 तो ही। और जो सर्विसेज हैं, चाहे नॉर्थ वर्जीनिया में बनाओ, चाहे सिंगापुर रीजन में बनाओ, चाहे आप ओयो रीजन में बनाओ, आपके लिए सब मैं आपके पोर्टल के ऊपर जितने भी मेरे वर्ल्ड वाइड रीजन है मैं सबको डिस्प्ले कर दूंगा। आप अपनी सर्विस यहाँ से बैठे बैठे किसी भी रीजन के किसी भी एविलिबिलिटी जोन के किसी भी डेटा सेंटर में जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तब अकाउंट ग्लोबल है। ऐसा नहीं है कि आप इंडियन यूजर हो तो सिर्फ आपको मुंबई रीजन ही दिखेगा, तब तो फिर आपका मुंबई तब ग्लोबल नहीं हुआ ना फिर आपका। लेकिन यहाँ पे ग्लोबल का मतलब है कि जो आपने अकाउंट क्रिएट किया ग्लोबल है, आप उसके किसी भी वर्ल्ड के अंदर जो आपके रीजन है उसमें से कहीं पे भी अपनी सर्विस को यूज कर सकते हैं। और आपका जो अकाउंट बनेगा वो ग्लोबल होगा, और जो बिलिंग सेक्शन रहता है दैट इज आल्सो ग्लोबल। क्यों? क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर रीजन में से नहीं निकाल के ला रहा आपका बिल, वो तो पूरा चेक करेगा कि आपने कहाँ कौन सी लोकेशन कौन से रीजन के ऊपर सर्विस बनाई है। हो सकता है आपने 2 जगह सर्विस बनाई हो, 4 जगह बनाई हो, 6 जगह, तो सबको वो क्या करेगा, निकाल के लाएगा ना सारा बिलिंग सेक्शन में से, देखेगा सब चीजों को चेक करेगा, फिर आपका बिल बनाएगा। दैट इज क्लियर। अब सर आपने बोला ये पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने लास्ट में बिल्ड किया था, ये आपने बाहर बिल्ड नहीं किया, अपने अपने ऑन प्रीमिसेस बिल्ड नहीं किया, ये सारे रिसोर्सेज आपने कहाँ से यूज किए, इसके डेटा सेंटर में से यूज किए, और ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने यहीं पे बिल्ड कर दिया। आपने बोला सर मेरे को अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको सारे के सारे रीजन उनकी सर्विसेज, आपने बोला सर मेरे को तो यहाँ पे क्या करना है, आपने डेटाबेस सर्वर चाहिए, आपने बोला सर मेरे को अपने यहाँ पे डेटाबेस के लिए वेब सर्वर भी चाहिए, आपने बोला हमारे को कॉमन रिसोर्स डिवाइसेस भी चाहिए, स्टोरेज डिवाइसेस भी चाहिए। ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कहाँ पे बिल्ड किया है, क्लाउड के ऊपर, ना कि
अपने ऑन प्रेमिसेस के ऊपर। ये सब ऐसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करा दिया। यहाँ पे आपने बोला सर हमने क्या लगा लिया, यहाँ पे हमने अपना LB भी लगा लिया, लोड बैलेंसर भी लगा दिया, डोमेन नेम भी वो मेरे को प्रोवाइड कर रहा है, IP एड्रेस भी मेरे को प्रोवाइड कर रहा है, कभी पैचिंग की नीड है, कभी अपडेटेशन की नीड है, कभी बैकअप लेने की नीड है, वो कभी मेंटेनेंस की नीड है, वो बैकएंड में उसके एंड से चले, क्योंकि हार्डवेयर तो उसके पास है, मेरे पास तो है नहीं। मेरे लिए तो वर्चुअलाइज है, फिजिकल कहाँ पे है इसके डेटा सेट। तो ना तो मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, मेरे को क्या चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए और एक अकाउंट चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, बस that's it। मैं यहीं से बैठे बैठे ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके एंड पे क्या कर सकता हूँ, बिल्ड है, उसके डेटा सेंटर में बिल्ड कर सकता हूँ। मेरे को डेटाबेस सर्वर चाहिए, मेरे को वेब सर्वर चाहिए, मेरे को स्टोरेज चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, पैच लगाने हैं, मिडलवेयर सर्वर लगाने हैं, बैकअप लेना है, मेंटेनेंस, इन सब चीज़ों की मेरे को नीड ही नहीं, क्योंकि वो बैकएंड में उसके पास मिल रहा है। तो उसका तो एक कॉमन रिसोर्स है जिसको नंबर ऑफ यूजर एक्सेस कर रहे हैं, आप भी वहां पे अपना रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग भी कम है। तो सर ये सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो कह रहा था कि सर एक लोएस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन है IT के रिसोर्सेज का वाया इंटरनेट, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अब एक क्लाउड कंप्यूटिंग को प्रोवाइड कौन करता है, ये सारी क्लाउड के ऊपर जो सर्विस है ये दे कौन रहा है, ये दे रहा है आपका CSP, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपका कौन हो सकता है, AWS भी हो सकता है, Azure भी हो सकता है, GCP, कोई भी हो सकता है। तो ये सर आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का ओवरव्यू है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बाद कि सर इसका डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या है, सर्विस डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या है, और जो आपका क्लाउड का आर्किटेक्चर है वो कौन से मॉडल पे होता है, ठीक है। क्लाउड के टाइप्स क्या होते हैं, क्लाउड की सर्विसेज किस तरह से चलती हैं, वो हम 2 मॉडल आगे कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज